एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा, वजीर इत्तलात का बयान। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद बरतरफ कर दिए गए। मुशाहिदुल्लाह खान का पूरा खानदान PIA में भर्ती किया गया, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। मुशाहिदुल्लाह खान और वजीर इत्तलात के दरमियान बढ़ती तलखियों की वजह क्या है, पूछेंगे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत के दिन अभी थोड़े हुए हैं, मगर बहुत ज्यादा उनमें तेजी इसलिए नजर आई क्योंकि जहां पर एक तरफ बड़ी तनकीद रही, वहीं पर बड़ी धुआंधार स्टेटमेंट्स भी आती रही। और ये जो अगर फोर फ्रंट पे देखें स्टेटमेंट्स देने वाले, उसमें जो नई हुकूमत है उसके नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब थे। पार्लियामेंट में अपोजिशन की तनकीद होती रही धुआंधार तरीके से, जवाब में हुकूमती वुज़रा भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। चंद रोज कबल पार्लियामेंट में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के हवाले से भी सख्त इस्तेमाल किए थे। इस पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने सेनेट में सख्त नाराजगी का इजहार किया और क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। मसलन कई दफा उन्होंने टॉक शोज में बैठ के मेरे बारे में नाम लेके, वो पता क्या कहते हैं जी, ये PIA में लोडर था। लेकिन आप एक झूठ बात करके क्या फायदा आपको मिलता है? मैं कभी भी नहीं था, मैं ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती हुआ था, ट्रैफिक सुपरवाइजर हुआ और उसके बाद फिर चूंकि अफसर हो जाता है, 78 में मैं ट्रैफिक सुपरवाइजर था। कल पहला उन्होंने जुर्म यह किया कि आप कौमी असम्बली में खड़े होकर एक सेनेटर के खिलाफ बात कर रहे हैं जो अनएथिकल है। तो ये फरमा रहे हैं कि जी मैंने अपने एक भाई और एक कजन को बड़े आला ओहदों पे PIA में लगवा दिया। मेरा एक भाई है इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट का स्टेशन मैनेजर और एक कजन है मेरा, वो भी स्टेशन मैनेजर है। लेकिन अब मैं आपको असल बात बताना, इंप्रेशन ये देना चाहते हैं जैसे मैं वजीर हो के या मैं मुस्लिम लीग नून में हो के नवाज शरीफ से कह के मैंने ये सारे काम करा लिए होंगे। वजीर इत्तलात ने इस हवाले से फिर जवाब दिया और क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। ये मुशाहिदुल्लाह जो सेनेटर मुशाहिद के, ये उनके अजीज भाई है जो PIA में। सबसे पहले खुद मुशाहिदुल्लाह खान ये लोडर भर्ती हुए, सामान उठाते थे PIA में और उससे माशाल्लाह इतनी तरक्की की, नवाज शरीफ का सामान उठाते उठाते कि उन्होंने सेनेटर बना दिया। जिंदगी में कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुए। मिस्टर मुजाहिदुल्लाह खान, इनका नंबर है PIA का जो एम्प्लॉय नंबर होता है 42435, ये फ्लाइट अटेंडेंट, ये इनके सगे भाई। मिस्टर राशिदुल्लाह खान 38414, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में है। इनको अमेरिका में जो ही हुकूमत आई नून लीग की, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी का ऑपरेशन हेड बना दिया गया और माशाल्लाह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बिजनेस ही बंद करके ये वापस तशरीफ लाए। And a very warm welcome to the Information Minister. Thank you so much Fawad Chaudhry साहब for being on the program. Thank you. इतने सारे मामला आते हैं, खुद आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, अब मुशाहिदुल्लाह के ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गए हैं। देखो जो मामला है ना, मामला ये है, मैं आपको थोड़े सी और फिगर्स में आपको दूं। ओके, और मुशाहिदुल्लाह नहीं, टोटल मैं आपको बता दूं। ओके, देखो PIA में इस वक्त तकरीबन 14,800 यानी 15,000 के करीब मुलाजमीन है। ठीक है। 356 रुपए का लॉस कर रही है, बिलियन रुपए का, 356 अरब रुपए का लॉस कर रही है। शौकत खाना में एक जो है ना वो 4 अरब रुपए में बनता है, तो आप अंदाजा लगा लें 356 अरब रुपए का। राइट। पाकिस्तान स्टील मिल के 17,000 एम्प्लॉइज हैं, 200 अरब रुपए का लॉस कर रही है। 2007 के बाद से तो बंद ही है, कुछ है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। PTV में 10,000 एम्प्लॉइज हैं और ये जो TV है ये तकरीबन आप देखें 10 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इसको दे रही है। रेडियो पाकिस्तान को 5 अरब 65 करोड़ रुपया उसका खर्चा है, 45 करोड़ उसकी आमदनी है। राइट। 5.25 करोड़ अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है। रेलवेज की 78,000 एम्प्लॉय है
और ओवरऑल लॉस 147 अरब रुपया है। राइट 1 ट्रिलियन रुपीज से ऊपर लॉसेज हैं इस वक्त हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। राइट ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जैसे जो लोग हैं जिनको आपने जो इक़्तिदार में रहे हैं, ये मुशाहिदुल्लाह उनके ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं, PIA में एक अपना बंदा भर्ती होना ना एक अजाब है। ये 6 भाई PIA में, ये 6 भाई हैं, 6 के 6 तो ये PIA में है, मुशाहिदुल्लाह खुद। एंड आपका ख्याल ये आप एम्प्लाई ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल भर्ती है, ये केपेबल नहीं थे? ऑफ कोर्स पॉलिटिकल भर्तियां हैं, पॉलिटिकल प्रमोशंस हैं। आप मुझे बताएं, 2 भाई, 3 भाई हैं, एक भाई न्यूयॉर्क में जो है वो स्टेशन मैनेजर, एक भाई लंदन में स्टेशन मैनेजर, एक भाई पेरिस में स्टेशन मैनेजर। आप मुझे बताइए, न्यूयॉर्क में स्टेशन मैनेजर फॉर PIA जब न्यूयॉर्क यही जाती नहीं है न्यूयॉर्क बंद माशाल्लाह बंद करा के आए वापस, ऐसा Okay, नहीं। हाँ, right. उन्होंने माशाल्लाह पहुंचाया, बंद कराया, फिर वापस आए, ऐसे तसल्ली से वापस नहीं आए। मुझे सिर्फ मेरा जाती पैसा तो नहीं है, ठीक, मेरा उतना ही पैसा है जितना आपका पैसा है, उतना ही पैसा जितना पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। सवाल ये है कि हम क्या इस तरह ही मुल्क चलाना है जिस तरह से हम चलाते बट फवाद चौधरी साहब, जो यहाँ पे मसला जो ऑपोजिशन कह रही है, पहले आपने एक डॉक्टर शफक साहब का भी नाम लिया, फिर आपने देखा होगा रऊफ क्लासरा साहब ने, दीगर लोगों ने उस पर बात किया जब PTV की बात हुई थी कि पॉलिटिकल अपोनेंट समझे जाते हैं PMLN वाले आपके। अगर उन्हीं के खाली नाम लेंगे तो उससे थोड़ा सा उनको तासुर ये जा रहा है कि शायद आप उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक, पोलिटिकली विक्टिमाइज क्या कर रहे हैं? हम उनके खिलाफ इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हैं। हमारा फर्ज है कि चोर को घर तक पहुंचा के आए। सो यू बिलीव कि ये सब करप्ट है? सब 100%, इसमें कोई शुबह है। Right. इनकी वजह से मुल्क इन हालात में पहुंचा है। और सवाल अब ये है कि हमने अगर ये करना है कि हमने कंप्रोमाइजेस करना है, इधर कह रहे हैं जी फलाने अंदर आके जनाब आपस में सुलह कर लें, ये कर लें, वो कर लें, फ्रैंकली तो मुल्क ऐसे चलता रहेगा। कौन कह रहा है हमें तो कोई इशू? मुझे चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा कि आप जनाब आ जाएं, इसको छोड़ दें, ये मामला नहीं उठाना चाहिए, ये इससे बड़ा बुरा लगता है, ये है वो है। मैंने कहा सर बात ये है, बड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है वो उससे ज्यादा बुरा हो रहा है। और आप मेहरबानी करें इस उन्होंने तरह माफी से। मांगने का बोला चेयरमैन साहब ने? उन्होंने कहा आप माजरत करें। मैंने कहा यार किस चक्कर में? मैंने कहा सर आप हकायक सुन लें, उसके बाद आप मुझे कहेंगे मैं माफी मांग लूंगा, या इनको कहिएगा कौम से माफी मांग लें। राइट। और अब जब हम फैक्ट्स के ऊपर बात करने हैं तो वहां आप कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बात करें, जब हम फैक्ट्स पार्लियामेंट के अंदर बयान करना चाहते हैं तो वो आप बताने Okay, your information minister, let me tell you what the media reported. A certain sector, उन्होंने कहा कि चेंबर में बुलाया आपको सेनेट के चेयरमैन ने, उन्होंने आपको समझाया कि आप माफी मांग लें और आपने शायद मांगी है। This was reported. नो, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखें, मैंने कहा मेरा मकसद जाती किसी की दिल आजारी नहीं है। ठीक है। आप फैक्ट्स देखने, अगर आप समझते हैं कि इससे माजरत मुझे करनी चाहिए, मैं माजरत कर लूंगा, और अगर आपने माजरत जो है वो इनको करनी चाहिए तो ये कर लेंगे। Right. ये एग्जैक्ट अल्फाज। ठीक, ये बात है। मैं आपने जिन इदारों का जिक्र किया, आप इनके ऊपर आ जाते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े ये शॉकिंग है। सो लग ये रहा है कि हमने सिर्फ लोग भर्ती किए हुए हैं और इदारे कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जो मैसेजिंग जाएगी आम पब्लिक पर, और आवाम का मसला नौकरी है, उनको ये लग रहा है कि शायद नौकरियां खत्म होने वाली हैं, ये मैसेजिंग जाएगी। देखो नहीं, नौकरियां ऐसे नहीं होती। नौकरियां कैसे होती हैं? मुल्क की इकॉनमी ऊपर जा रही हो। ठीक। अगर मुल्क की इकॉनमी ऊपर जा रही होगी तो नौकरियां होंगी। यहाँ पे जो हर आदमी का ये तस्वुर है ना कि हुकूमत ही हमें सारी जो है वो मुलाजमतें दे दे, हुकूमतें नहीं दिया करती। 21 करोड़ का मुल्क है, उसमें से 64% जो लोग हैं वो 30 साल से कम है, सबको नौकरियां चाहिए। ठीक है। अब अगर आपके पास अब 2 तरीके हैं, देखो ना, हम 14,800 आदमी भर्ती कर लें, जरूरत आपकी 5,000 की है। ठीक। आप 10,000 आदमी भर्ती कर लें, जरूरत आपकी 2,000 की है। ये प्राइवेट फर्म्स में ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। It अब can आप only मैं- happen in a government firm in Pakistan. एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताइए इनकी तनख्वाह आप कैसे देंगे? इनकी ठीक। तनख्वाह आप और मैं देंगे? बट आप कट Taxpayer डाउन से? करने जाएंगे? नहीं, मैं Will austerity drive mean के कट डाउन होगा ना? कट डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? लोगों के रोजगार हैं, उनको एक तो Unions निकालना, यूनियन ना भी हो, किसी को रोजगार से निकालना वैसे ही बंदे का बड़ा दिल दुखी होता है। आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इस तरह भी नहीं चल सकते। आपने फिर क्या अपना, हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा है कि जनाब इनके जो एसेट्स हैं, जो अरबा रुपए की डेड प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको इस्तेमाल में लाएं। Right. आप उधर भी इस्तेमाल में कहते हैं नहीं, वो भी ना लाएं। आप हमें तनख्वाहें भी दें, आप कोई इदारा जो है उसमें कट डाउन भी ना करें, और अब आप हल बता देंगे। यानी आप कैसे मामला ऐसे ही चलेगा। चलता रहे। ऐसे चलता सीधा लोग बेसिकली जो ये कह रहे हैं ना कि कोई इस्लाहत ना करें, वो ये कह रहे हैं कि आप या तो बाहर से कर्जा लें, ठीक। और हमें आप पैसे देते रहें, राइट। या आप पाकिस्तान के लोगों को और टैक्स करें और हमें पैसे
पैसे देते रहे। दो ही सूरतें हैं ना, किसी ने जेब से तो नहीं देने इतने पैसे, कोई भी दे ही नहीं सकता। तो हुकूमत पाकिस्तान ने देने हैं, हुकूमत कैसे देगी? या वो टैक्स लगाएगी या कर्जा लेगी। और कर्जा अगर आपने लेना है तो जिस तरह से आपका 6 ट्रिलियन कर्जा था जब मुशर्रफ साहब ने छोड़ा, ये 60 साल का कर्जा था। जब जरदारी साहब ने छोड़ा ये कर्जा पहुंच गया 13 ट्रिलियन के ऊपर। जब नवाज शरीफ ने छोड़ा तो ये कर्जा पहुंच गया 28 ट्रिलियन के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो इतना, अब हम अगर इसी तरह से हम भी वही करें जो नवाज शरीफ ने किया है, हम छोड़ेंगे कर्जा होगा 50 ट्रिलियन पे। राइट। तो ये बच्चे, हम ये कोई देखिए, कोई बाप अपने बच्चों के साथ ये करता है जो ये इन्होंने किया। ओके, मुशाहिदुल्लाह साहब का जिक्र हुआ, आपने पहले भी पार्लियामेंट में एक बात की इससे मिलती जुलती की, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब के हवाले से नहीं की थी, वो भी देख लेते हैं। लेट्स वॉच दैट। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। जो 4 सीजन फार्मूला और सीजन, आप मेहरबानी करें फवाद चौधरी साहब, आप पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई ऐसे आप कोशिश करें कि मुहावरा है सर, मुहावरा है। और जो आपने अल्फाज बोले मैं उसको हजफ करता हूँ। तो सर डाकू है, डाकुओं को डाकू ना कहें तो क्या कहें? अच्छा जाए जाके नाचे आप। खामोशी प्लीज। 3 दिन में आप कोशिश करें। खुर्शीद शाह कमेटी ने, एक मिनट, खुर्शीद शाह PIA तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमसे ये बात भी ना कहो। पार्लियामेंट बहुत फायरी आप हैं, शुरू से ही हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नाउ यू आर द गवर्नमेंट, तो शायद थोड़ा सा सब्र आना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि कंप्रोमाइज जैसा चलते हैं ना वैसे ही चलना चाहिए। तो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज? देखिए हमारे लोग, मैं कर ही नहीं सकते। अगर हम करेंगे ना, सबसे पहले PTI वाले जूते उतार लेते हैं। ओके। हमारा जो हमारा वोटर है ना, जो हमारा क्राउड है ना, वो ये क्राउड है ही नहीं। वो कहता है भाई आपने हमसे वादे किए हैं, अब आप जाके क्या सबसे आपने गाड़ी लेके झंडे लगा के आप सारे जो है वो हेलो 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 सारे जो है वो हो गए। ये नहीं चलेगा ना, PTI में नहीं चल सकता इस तरह। हमारा जो लोग है, हमारा जो वोटर है, दे वांट अकाउंटेबिलिटी, दे वांट अस टू एक्ट एंड दे वांट अस टू शो प्रोग्रेस। इफ वी फेल टू डू दैट, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी उन्होंने हमारी करनी है। लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के हवाले से आपने खुद ही जिक्र किया कि वो ये भी नहीं मानते, आपका एक प्लान था, वो उसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई? डिड यू टेक अ यू टर्न? क्योंकि कहा ये गया कि आप वापस हो गए एक बात कहकर। ना बिल्कुल वापस नहीं हुए। हमारा देखो कोई हम वापस नहीं हुए। होता यह है कि मिस रिपोर्टिंग हो जाती है, यहाँ पे कोई जहमत भी नहीं करता बात करने की। इशू ये है, मुझे सिर्फ आप बता दें, इस वक्त जो रेडियो पाकिस्तान के टोटल एम्प्लॉयज हैं जो इस वक्त वो 3900 है। ठीक है। इसमें से रेगुलर जो है वो 2700 है, नॉन रेगुलर जो है वो 1200 है। 3000 फॉर रेडियो पाकिस्तान। हाँ, 3009, 4000, 6000 है BBC में टोटल पूरे। जस्ट टू इन्फॉर्म यू। अब आप मुझे बताइए 1.6 बिलियन रुपीस जो है वो सैलरी है और पेंशन है 1 बिलियन रुपया। ठीक। अब आप मुझे बताइए 5 अरब 25 करोड़ रुपया हर साल आप रेडियो को दे रहे हैं। 4 अरब रुपया गवर्नमेंट ने दिया है, इस साल 1 अरब 25 करोड़ का लॉस है। ठीक। अगर हम रेडियो पाकिस्तान को नहीं करते, इस्लाहात नहीं लाते, तो वैसे ही रेडियो बंद हो जाएगा 5 सालों में। क्योंकि 1 अरब 25 करोड़ इस साल है, अगले साल ये हो जाएगा 3 अरब, उससे बाद ये हो जाएगा साहब। देखिए इतना महंगा रेडियो क्यों है? आप बाकी रेडियो स्टेशन का खर्चा देख लेना, जो प्राइवेट आपकी FM बीम्स हैं, व्हाई इसमें क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। ये इशू ये है कि यहाँ पर जो खुर्शीद शाह कमेटी, जो भी मैं जिक्र भी कर रहा था और आप कह रही थी कि आप जो है वो सख्ती की है, इन्होंने 1,63,000 आदमी जो है वो अपना भर्ती करवा दिया। इनमें रेडियो में, टेलीविजन में खुर्शीद शाह कमेटी बनी। ओके। अच्छा, फिर कर क्या दिया? इनको कहा कि 96 से ये लोग रेगुलराइज हैं। ठीक। अब उससे क्या हुआ? अकेला रेडियो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर करोड़ों का आ गया लॉस। वो लोग जो जिंदगी में आपने उनको लेटर दिया, उसके बाद वो टर्मिनेट हो गए, वो दफ्तर में कभी नहीं गए, वो घर बैठे पेंशन के हकदार हो गए, उनको आप पेंशन दे रहे हैं। राइट। ये इन्होंने PIA के साथ भी यही किया
इन्होंने स्टील मिल के साथ भी यही किया, इन्होंने जो है वापडा में भी यही किया, इन्होंने रेडियो में भी यही किया, इन्होंने टेलीविजन में भी यही किया। अब कंट्रोवर्सी मुझे तो समझ नहीं आती कि जो लोग ये कहते हैं कि जी ये जी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, भाई 1972 में बनी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहाँ से आ गई है? और आप ये भी नहीं कह, आप उनके जो एसेट्स हैं आप कह रहे हैं आप उनको भी यूटिलाइज ना करें। आप ये 800 बंदा, मैं सुबह जब ऑफिस जाता हूँ किसी का गुर्दा नहीं, बेचारे का जो है वो डायलिसिस के ऊपर है, हमारे पे पैसे नहीं है उसको पेंशन देने के। कोई जो है वो विडो है, वो बेचारी आई हुई है कि जी अपना मेरी आप नौकरी खत्म कर रहे हैं अगर आप नहीं करें, तो मुझे उन लोगों का मैं ख्याल करूं, उन बेचारे गोश्त पोस्ट के इंसानों का ख्याल करें, या ये हम सीमेंट की बिल्डिंग को बैठ के चाटते रहे? राइट। ना प्लान क्या है आपका? प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हम ये बिल्डिंग अब 50 अरब रुपए की बिल्डिंग है, 5 एकड़ जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है। राइट। हमारा ये इस्तदलाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज इस वक्त इदारों की डेड प्रॉपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। ठीक। हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आप इसको जिस तरह से बेहतर समझें आप इसको इस्तेमाल करें। हमारे नजदीक इसकी कीमत 50 अरब रुपए है। ठीक। और आप हमें 50 अरब रुपया जो है वो आप हमें दे दें। राइट। और हम उससे रेडियो रिवैम्प करेंगे। Okay. हम तमाम एम्प्लॉइज जो हैं उनको जो हमने पेंशनें नहीं दे सके हम उनको पेंशन दे सकें, हम उनको बाकी चीजें दे सकें। इसके साथ साथ जो मैंने ये कहा है 3 अकेडमीज हैं, रेडियो अकेडमी है, टेलीविजन अकेडमी है, इंफॉर्मेशन अकेडमी है। आप H9 H8 में जाएं, इनकी अकेडमीज के पास जंगल उगे हुए हैं, इनके पास अपना माली रखने के पैसे नहीं है। ठीक। वो सारी जमीन जो है वो जाया हो रही है। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम इन तीनों को मर्ज कर दें और इनको ऊपर हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी बना दें। Okay, और पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी के 2 पार्ट्स हो, एक क्रिएटिव पार्ट हो, एक इंजीनियरिंग पार्ट हो। So this will be a government university? Run by government? No, गवर्नमेंट कुछ नहीं चला सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल बी अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जमीन हम दे देंगे और बाकी इसमें पीबीए भी आएगा, इसमें एपीएनएस भी आएगा, इसमें जो हमारे फिल्म है उसको भी आएगा। मैं भी जाऊंगा यूपीए वालों से, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उनसे भी मिलूंगा। मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो भी इसमें बाकायदा पैसे डालें। हमारे पास जो है जमीन हमारी है जो हम देंगे और इसके ऊपर बिल्डिंग जो खड़ी करनी है वो ये जो एसोसिएशंस हैं, जो मीडिया के एसोसिएशंस हैं, वो पैसे डालें। क्योंकि इस वक्त देखें जो इस वक्त टोटल एडवर्टाइजमेंट बजट है वो अबाउट 86 बिलियन है। और अल्लाह करे अगर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हम ग्रोथ रेट अचीव कर लेते हैं अबाउट 6% या 6.4% का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग बजट है ये अबाउट $1.25 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। 1 बिलियन। Okay, so you're giving good news to the media. Okay. हाँ, तो जब ये चला जाएगा तो आपका मीडिया और एक्सपेंड होगा, स्पेशली डिजिटल मीडिया। राइट। अच्छा, मैं अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हो और आप रेडियो म्यूजियम जाएं, यहाँ पे है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर आप देखिए कि 1960 में हम पाकिस्तान में रेडियो ट्रांसमीटर्स बनाते थे। ठीक। आज हमारी हालत यह है कि हम कैमरा ऑपरेट करने के लोग हमारे पास नहीं। एक तरफ हमारे पास नौकरियां नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है जिसको हम इस्तेमाल में ला सकें। सो इफ मीडिया एक्सपैंड्स, इसको जरूरत होगी ट्रेन्ड लोगों की। और आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन इस वक्त नहीं है जो उस तरह का इंटरनेशनल सतह के लोग पैदा कर सके। ठीक है। अब उसके लिए जो है वो हमने कोशिश की है। पहली बात तो ये कि इस माहौल में जो कोई आदमी होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो बाहर होते हैं, वो वैसे ही नहीं आते। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है इस तरह का हम चैलेंज लेने में। इसमें तो सबसे आसान तो यही है कि जिस तरह पढ़ा हुआ है वैसे ही पढ़ा रहने दें। लेकिन फ्रैंकली हमारा तो ये मॉडल नहीं है। हमने तो आए हैं, कुछ कोशिश करेंगे कंट्रीब्यूट करने की। ना हमने कोई टके के रवादार है, ना अपने लिए कुछ चाहिए। जो कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे करेंगे, और अगर नहीं करने देंगे या कुछ करेंगे तो आराम से घर बैठेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम। ओके, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, एक और बड़ा अहम मामला जिसमें आप बड़ा बोलते रहे वो पनामा केस के हवाले से था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का तफसीली फैसला जारी कर दिया है जमानत का, और लग ये रहा है, कहा ही जा रहा है कि हो सकता है कि एहतसाब अदालत की सजा का फैसला बरकरार ना रहे। इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि उन्होंने तो अपना ये बयानिया बनाया है और अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर ये फैसला नहीं रहता कायम
तो उस वक्त वो जेल में थे जिस वक्त इलेक्शन हुआ, प्री पोल रिगिंग पे वो जो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, वो उनका बयानिया को तकवीत मिल जाएगी? देखिए, बयानिया तो बड़ा सिंपल है। अगर नवाज शरीफ साहब और हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार बेगुनाह है ना, तो इस मुल्क की जेलें वैसे ही खोल दें। और सारे जो बेचारे कोई साइकिल चोरी में, कोई मोटरसाइकिल चोरी में, कोई सुजुकी की अपना चोरी में, ये सारे लोग जो कैद है ना, इनको तो पहले मेहरबानी करें। बड़ा सिंपल केस है। केस ये है कि जनाब आपने कहा कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं आप कहते हैं आपके हैं, ठीक है। अब आप ये मान चुके हैं कि आपके हैं, तो अब अगला जो नैब का सेक्शन 9 है वो कहता है कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आप एक खास प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आपने बताना है कि आपके पास वो रिसोर्सेज कहाँ से हैं। ठीक। अब आपने कहा कि एक कतरी आया था, उस कतरी जो था उनके साथ मेरे वालिद साहब की डील हुई थी, वो वालिद साहब ने आया वो डील दे दी। अब आप मुझे बताएं कि ये सारी स्टोरी जिस प्रीमिसेस के ऊपर उन्होंने बिल्ड की थी वो सारी की सारी झूठ थी, साबित हुई झूठ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर कोई अपना इसमें और इस्तदलाल दिया है या वो कोई और बात है, वो मुझे नहीं पता, बट फ्रैंकली इट्स बट यू आर लॉयर, सो यू आपके उस पे भी एक नजर है, कड़ी नजर है, आपने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन ये बात तो फिर कहेंगे सब कि अगर ये फैसला लेट से हाइपोथेटिकली यू ना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन यू नो ये अगर खत्म हो जाती है सजा, तो उसके बाद वो कहेंगे कि हमें उस वक्त सजा दी गई, इस वक्त इलेक्शन हो रहा था, हम अगर बाहर होते तो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और होता। ये तो 2.5 साल पहले चल रहा था केस, तो 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। ये तो सजा जो लेट हुई है वो तो इस वजह से लेट हुई है कि इन्होंने केस को डिले किया। ठीक। और ये केस को हर दफा जो है वो आगे ले जाते थे और अपना जो डिफेंस उन्होंने पेश करने में जो इतनी देरी की। सो बेसिकली दिस केस वाज डिलेड बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ एंड हिज लॉयर्स। ओके, आपने एक और स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि कैप्टन सफदर, मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब का आना जाना रहेगा जेल में। इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता ये बात? इसलिए कि मैं केसेस फॉलो कर रहा हूँ। वो जो दूसरा हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट केस है उसमें आप देखें कि आप आजकल पढ़ रही हैं कि फलाने फलूदे वाले के पास से 2 अरब रुपया निकल आया। एक फैसलाबाद में एक लड़का स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपया निकल आया। ये हो क्या रहा है मुझे आप बताइए। आप अगर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो हमारे सारे रिपोर्टर हजरात हैं, अगर कोई और मुल्क होता ना तो इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी ये होती कि वो फरूदे वाले के पीछे जाते और उसकी इच्ची बिच्ची निकाल के लाते और लोगों के सामने रखते कि ये अकाउंट पैसे हैं किसके। ये आपको फैसलाबाद वाला जो निकला है ये क्या अकाउंट्स हैं। अब ये हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो रिपोर्टर साहिबान हैं, एक आदमी ने रिपोर्ट नहीं किया कि जो नवाज शरीफ साहब का कुक है, खानसामा है, उनका जो गार्ड है, एक के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया निकल आया, एक के अकाउंट में 35 करोड़ निकल आया, एक के अकाउंट में 16 करोड़ निकल आया। राइट। किसी ने रिपोर्ट किया, आपने देखा? तो जब आप रिपोर्ट से जो है वो हमारी जब वो केसेस देखें और देखें कि किस तरीके से वहां पर पैसे निकल रहे हैं लोगों के अकाउंट से, तो हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में जब फैसला आएगा तो उसमें क्या आपका ख्याल है ये बच जाएंगे? ओके, सो यू आर सेइंग कि आपने एक एजुकेटेड गेस लिया कि जेल में आना जाना जारी रहेगा। क्या इम्पैक्ट होगा सियासत पर? राना मसूद ने तो एक नई बात कर दी है, उधर से इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि हमारी दोस्ती होगी एस्टेब्लिशमेंट से, फिर वो पीछे भी हो गए बयान से। लेकिन क्या हो रहा इस वक्त PMLN के क्या? फ्रैंकली राना मसूद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। He is very close to शहबाज शरीफ। उनके क्लोज होंगे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनसे इस तरह की कोई बात शेयर करे। लेकिन ख्वाहिश ये है PMLN की, ये सारी फौज के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है या जो जुडिशरी के ऊपर क्रिटिसिज्म है नवाज शरीफ साहब का या PMLN का, वो क्या है? वो ये है कि भाई आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, आप हमारे साथ डील क्यों नहीं कर रहे। आज फौज और जुडिशरी जो है वो साथ मिल जाए और जिला जनरल कमर बाजवा साहब से या चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से क्या है कि आप अपने जो ब्रिगेडियर्स थे JIT में, आपने क्यों नहीं फोन किया उनको कि हमें छोड़ें और हमारे पैसों को हाथ ना लगाएं, और साकिब निसार साहब से कि क्यों नहीं आप जज को कहते कि ये इस केस पे हाथ वाला रखना है, और क्या गिला इनका। लेकिन जो ये एहतसाब का अमल है ये आगे तक जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से शुरू होकर नवाज शरीफ साहब पे रुक गया, आगे भी जाएगा। देखिए फ्रैंकली बात यह है कि अगर ये आगे ना गया
तो इससे पीटीआई की क्रेडिबिलिटी यू सेड इट ऑन माय शो, यही बैठकर आपने कहा था, अगर आपको याद हो, नैब के हवाले से आपने कहा था कि नैब को ये देखना पड़ेगा कि सिंध के केसेस में क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी यू स्टैंड बाय दिस वर्ड्स। नॉट ओनली दैट सिंध के केसेस में क्या है, बाकी ये जो मुकदमात हैं आपके सामने, इनको आगे लेके जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई आपकी पार्टी के लोगों को, इंक्लूडिंग पीटीआई के लोगों के केसेस को। और मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें डेफिनेटली यहाँ पे एहतसाब करना पड़ेगा, और चाहे हमारे अपने लोग मुलव्वस हैं। मतलब आप देखें, बाबर अवान के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कभी कोई और हुकूमत होती तो आप सोच सकते हैं। सुना एक और फेडरल मिनिस्टर पे भी होने जा रहा है रेफरेंस। जिस पे रेफरेंस होगा उसको तो जाना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर भी। सो ये आपने सेट कर दिया एग्जाम। तो यहाँ पे हम देखें, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। अलीम खान का नाम था चीफ मिनिस्ट्री के लिए, जब उन पे आया तो वो नहीं। टॉकिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे सवाल आते हैं इस हवाले से, लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ऑस्टेरिटी ड्राइव भी चली हुकूमत की। फवाद चौधरी साहब, मैं पर्सनली बड़ा इसको अप्रिशिएट करती रही कि होनी चाहिए ऑस्टेरिटी ड्राइव, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि डाइवर्ट हो रहा है इशू, उस तरफ चल पड़े हैं, भैंसें फरोख्त हो रही हैं। गाड़ियों के मामले पे भी कहा गया कि उतनी शायद नहीं पैसे जमा हुए जितनी उम्मीद थी। सो क्या डाइवर्ट हुआ इशू बजाय इसके कि मेन तरफ आते? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है या सादगी की जो मुहिम है, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? इसलिए ज़रूरत पेश आई कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को ये बताना मुनासिब समझा कि देखें, मैं आपसे अगर कहूँगा कि आप ये कीमत महंगी होगी आपको, तो सबसे पहले कुर्बानी मैं दे रहा हूँ। राइट। 1100 कनाल का प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के वो 3 बेडरूम के घर में रह रहे हैं स्टाफ कॉलोनी में। अपना उनका घर जो है वो आपने खुद ही देखा हुआ है। ठीक है। जो गाड़ियां हैं या भैंसे हैं वो जाहिर है उससे को खजाना नहीं भर जाना। हमारा इस वक्त जो है अबाउट 30 ट्रिलियन का हमारा डिफरेंस है, और 3000 बिलियन डॉलर का हमारा 30 ट्रिलियन का हमारा डिफरेंस है, वो हम उससे खजाना नहीं भर जाना। लेकिन क्या है, प्राइम मिनिस्टर लोगों को बता रहे हैं कि देखें, मैं कुर्बानी दे रहा हूं। और कुर्बानी भी क्या दे रहे हैं, ये जो आपने गाड़ियों का कहा है, आप मुझे बताएं, 33 गाड़ियां मंगवाई गई 98 करोड़ रुपए की, यानी 1 अरब रुपए की गाड़ियां मंगवाई गई कि एक कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में साक की, और भूटान के, नेपाल के, इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके लिए मैबैक तो चाहिए, उससे मैबैक मर्सिडीज चाहिए, उससे कम पे तो वो बैठेंगे नहीं, जाहिर है। उनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान के ऊपर क्या हालात है, और वो तो सारे पाकिस्तान तो उसमें सुपर पावर है। तो आपने वो गाड़ियां मंगवा ली, उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं। राइट। और 35 करोड़ रुपया खर्च हो गया उन गाड़ियों की मेंटेनेंस के ऊपर। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि मैं जिस जिले से आता हूँ, हमारा तो 35 करोड़ रुपया जिला जेलम का टोटल बजट नहीं है। हमारे हेल्थ को तो छोड़ दें आप, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पीने का पानी नहीं है, और हमें 35 करोड़ रुपया एग्जैक्ट चाहिए पूरी अपनी तहसील पिंडादन खान को हम पानी दे लें। आप 35 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियों पे लगा देते हैं। राइट। तो भैंसें जो हैं वो 8 भैंसें, मुझे आप बताएं, कोई एक आदमी सिवाय नवाज शरीफ के 8 भैंसों का दूध पी सकता है भला? एक प्राइम मिनिस्टर के लिए 8 भैंस? काफी लोग हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इट वाज ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। वो तो कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए रखी हुई थी। ओके, अब आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि उनको 3 मंथ्स दे दें, लेकिन मुसलसल कंट्रोवर्सी में क्यों है? क्यों ये तासुर है अब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, सिर्फ इमरान खान साहब अपनी पास पावर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है? ये तासुर क्यों है? वेल फ्रैंकली उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मीडिया पे नोन नहीं है, और जब मीडिया पे नोन नहीं होता ना, उसमें मीडिया में मैंने देखा है वैसी रिएक्शन आ जाता है कि चूंकि हम नहीं जानते तो जनाब ये कैसे। That's not the only reason. That's not the only reason. और भी बहुत सारे मामला हैं, उनके आसपास के लोग ये हमें बताते हैं। I must say, अभी नेशन में स्टोरी छपी, उसमें उन्होंने फॉरेन एक्शन भी लिया, तो ये अच्छी खबर भी छपी, लेकिन यूजुअली यही कहा जाता है कि मीडिया से बात करने में उनको मसला होता है, जवाब देने में मसला होता है, या कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई बड़ा एक्टिव बंदा है, कोई चेंज आने जा रहा है। आपको लगा? देखिए, अभी आने वाले दिनों में मीडिया इंटरेक्शंस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको कोई चेंज नजर आ रहा है पंजाब के अंदर? पंजाब हुकूमत भी इकदाम ले रही है, और उसमें बड़े इकदाम जो है उनको लेने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े कीन हैं, और ख़ुद वो मामलात को देख रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से
चेयरमैन साहब ने बहैसियत एक पीटीआई के चेयरमैन के और फिर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो एजेंडा सेट किया है उसको पंजाब हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, मुकम्मल फॉलो करेगी। राइट आपने एक कमेटी बनाई है इश्तिहारात को देखने के लिए, क्या करेगी? क्या देखा जाएगा? एक तासुर ये है कि शायद इससे मीडिया को टेम करने की कोशिश की जाएगी, क्या फाइंडिंग्स होंगी उसकी? उसका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया को टेम करने से। उससे वो हुआ ये था कि एक पीटीएम एक एड पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया जिसमें पीटीएम के लीडर्स को उन्होंने जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपने उसको रुकवाया भी, उसको फिर रुकवाया, उसमें फिर हमने उसको जो है वो लोग भी सस्पेंड किए। लेकिन वो कमेटी हमने ये बनाई कि आइंदा से जो भी सेंसिटिव कंटेंट हो इस तरह का वो पहले आप कमेटी को भेजें और वो अप्रूव करें। ठीक, नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल इश्यूज नहीं पॉलिटिकल इशू जो इम्पोर्टेंट जिनमें आप जैसे मुहर्रम के एड्स हैं या जैसे मजहबी जिसमें मटेरियल शामिल हो, वो इस तरह के एड जो है वो आप पहले हमें भेजें और हमसे अप्रूव करवाएं। ओके शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि शकील आफरीदी के ऊपर अमेरिका से बात हो सकती है, क्या बात करेंगे? मेरा ख्याल है कि अभी मुझे डिटेल्स इसकी नहीं पता। शाह साहब ने अमेरिका में ये बात की है लेकिन कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि अगर हम शकील आफरीदी को दें और उसके बदले में हमें आफिया सदीकी जो है वो अगर रिहा करें या इस किस्म की, अभी मैं इसके बारे में मुझे डिटेल्स के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या बात हुई है। आफिया सदीकी कैसे आपको आई कैन इन्फॉर्म यू, उस पर मैंने काफ़ी शोज किए, वहाँ पे एक पूरा ग्रुप है, उसमें सेनेटर्स हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एंड दे बिलीव कि कोशिश नहीं की गई आफिया सदीकी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। you're lawyer yourself, केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे जिस पे अगर हुकूमत चाहती तो बात कर सकती थी। ये एक तासुर है वहाँ पर, वहाँ के थिंक टैंक्स में। दौर के ऊपर नहीं की गई होगी और वो जो अब अगर वो वहाँ पे उनकी रिहाई मुमकिन होती है तो इस तरह के जो मामला हैं उनके ऊपर शायद आगे बढ़ा जा सके, लेकिन इस पर हतमी बात तभी होगी जब शाह साहब वापस आए। ओके, एक और मामला हुआ कि कोई वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर आया तो वहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट ने उनका पर्स उठा लिया। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सब ब्यूरोक्रेसी में क्या हालात? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत के नीचे किस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स की तरबियत। You think they are responsible for that? एक पूरी जब सोसाइटी में आपकी एक मॉरल एसिडेंसी आती है ना तो वो हर एक के ऊपर ही आती है। ये अखलाकी गिरावट का जो एक मामला है वो है हमारे सामने और ये जो साहब हैं उन्होंने भी जाहिर है कि वही हरकत की। आप एक और ऑस्टेरिटी की हम बात करते हैं, इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर वफाक कैबिनेट में तोसी भी करते चले जा रहे हैं। सो किस तरह, एक तरफ आप कह रहे हैं ऑस्टेरिटी है, एक तरफ कैबिनेट बड़ी है, क्या उनको बिल्कुल ही पर्क्स खत्म कर देंगे? किस तरह से? इस वक्त तो पर्क्स का बड़ा ही बुरा हाल है। बताएं जरा क्या हाल है? मुझे जो मेरा ख्याल तनख्वाह मिली है एक 61,000 और 48,000 अबाउट, समझे 1.25 लाख रुपया जो है वो लेकिन ये तो पहले से ही तनख्वाह है। हाँ तनख्वाह तो यही कुछ है ना, लेकिन वो बैरून मुल्क इलाज वगैरह जो है वो खत्म कर दिया है, दौरे बहुत ही महदूद हो गए हैं, पर्क्स खत्म हो गए, तनख्वाह तो इतनी थी, पर्क्स आपके खत्म हो गए, वगैरह काफी जो है वो। तो बाकी कैबिनेट में भी किया जाएगा, लेकिन खर्चा बढ़ेगा नहीं कैबिनेट बड़ी होने से? इतना नहीं है, बहुत कम है। ये तो माजी की हुकूमतों से तो बहुत कम है। वहाँ तो एक एक वजारत के ऊपर इतना खर्चा जितना पूरी कैबिनेट पे ऊपर अभी खर्चा आ रहा है। तो और तोसी होगी कैबिनेट में? अभी तोसी होगी, अभी और होगी। कहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो 49 है। एंड यू गोइंग टू अवेल इट? अब देखते हैं कि अभी कितना करते हैं। ओके, आप पर्सनली आप कैसा लगा अभी तक जितने दिन हुए आपको अपनी मिनिस्ट्री में, बीइंग इन द गवर्नमेंट, क्या आपको अपने अंदर क्या तब्दीली लगी है? अभी तो टाइम नहीं मिल रहा। पहले ये था कि ज़रा एक टाइम जो है वो काफ़ी था। अब तो सुबह हमारी तकरीबन 9:15 बजे पीएम साहब के साथ मीटिंग होती है रोज़ाना एक, और उसके बाद जो है वो रात 11 बजते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अभी तक तो हालात जो है ना वैसे चल रहे हैं, वरना ये था कि जरा काफी एक ओवरवर्क्ड हो गए हैं, ओवरवर्क्ड है काफी। और प्राइम मिनिस्टर को क्या लग रहा है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स कि ऑपोजिशन आसान थी, हुकूमत में आकर मुश्किल है? नहीं, फिर तो पॉलिटिक्स में ना रोजाना दिन होते हैं। किसी दिन आपको पोजीशन लगेगी तगड़ी है या वो करना आसान है, किसी दिन आपको हुकूमत लगेगी वो करना आसान है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान है ना, फैक्टर इमरान खान, ये बहुत बड़ा है पाकिस्तान में। और इमरान खान का जो इस वक्त एक रास्ता है जो वो ले रहे हैं, एक तो वो नेक नियत आदमी है, 1 रुपये के रवादार नहीं होंगे, ना 1 रुपया किसी को खाने देंगे, ना 1 रुपया खाएंगे, ये तो तय बात है। अब पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उनमें करप्शन बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जो
ये साहिबान है ऊपर बैठे हुए, वो सबसे बड़ी करप्शन कर रहे थे। ठीक। अब इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ से निकालना है और उन्होंने यहाँ से आगे लेके जाना है मामले को। Right. अब वो रास्ता क्या लेंगे, रास्ता कैसे आगे बढ़ाएंगे, जो अब तक लग रहा है उनके ज़हन में विजन भी है, डायरेक्शन भी है और आगे भी ले जाना चाह रहे हैं। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इमरान खान एज लीडिंग द चार्ज, इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू। ओके, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पिछली हुकूमत को बड़ी शिकायत रही, अभी भी वो बार बार शिकायत करते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपकी हुकूमत में भी चुप नहीं है, सो मोटो भी हुए, कमेंट्स भी आते हैं, खुश नहीं है। उन्होंने इवन जो कब्जा माफिया केस था उस पर तो बड़े उन्होंने सख्त कमेंट्स दिए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उसके ऊपर डायरेक्ट कमेंट्स आए। आपको लग रहा है मुदाखलत हो रही है आपके कामों में? देखिए, हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट अब एक पॉलिटिकल उसका रोल भी है और वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर है। ठीक। सो मैंने जो देखा है इस हुकूमत में आकर के, पहली बात तो ये बात हर बंदे को जो इस निज़ाम का हिस्सा है ना वो समझ आनी चाहिए। अगर तीनों जो इदारे हैं, सुप्रीम इदारा यानी अदलिया, इंतज़ामिया और फौज, राइट, ये तीनों जो हमारी जो सिविल पार्ट है, फौज है, और ये अगर तीनों एक पेज पे ना हो, ठीक, और ये तीनों इकट्ठे ना हो और इन तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो, ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसके अलावा विद इन द गवर्नमेंट अगर ये जो 5-6 बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो तो भी सिस्टम जो है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो राइट नाउ मुझे ये लगता है कि हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं। वो सुप्रीम कोर्ट अपने हमारे हुकूमत की क्लास भी लेता है, उनको कहता भी है, ये भी है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का या अदलिया का रवैया हमारी हुकूमत के साथ एक कोऑपरेटिव है और हम उसको समझते हैं कि ये उनकी जो एक समझे कि एक लेवल के ऊपर पूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। जैसे डैम फंड है तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने अलाउ किया कि आप इसका नाम चेंज कर लें और प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो उसमें शामिल करें। सो कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट है मुल्क के बड़े मसाइल को हल से निकालने के लिए। इंडिविजुअल जगहों के ऊपर जो है वो मामला तक चलते रहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं। एक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब यू हैव अ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक लेवल के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए मुल्क को मसाइल से निकालने प्रोजेक्ट्स के। जैसे आपने जिक्र किया, इसमें डैम प्रोजेक्ट है। इसहाक डार साहब का मामला दोबारा गर्म हो गया। उन्होंने कहा कल शहजाद खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि एक फौजी आमिर के घर खोला जा रहा है जबकि मेरा नीलाम किया जा रहा है। मेरा जुर्म डॉन लीक्स पर सुलह कराना था। मुल्की मफाद में मुंह बंद किया हुआ है, लेकिन मुंह खोला तो दुनिया देखेगी। ये पहले नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं ऐसे। ये मुंह खोलने वाली क्या कहना है इन लोगों ने? इनका मुंह खुल पता नहीं क्यों नहीं रहा। अभी मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने भी पिंडी से शुरू हुए थे कि मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, फिर लोगों ने जेल में वेट करते रहे, फिर गुजरांवाला में वेट होता रहा, फिर लाहौर में वेट होता रहा। अभी तक वो मौका जो है वो इनका सामने नहीं आया। लाइकवाइज ये जो अपना है डार साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि आप क्या पाकिस्तान लोगों को इतना बेवकूफ़ तो ना समझें। HDS टावर्स आपके बाहर बने हुए हैं, लंदन में आप शाहाना ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हर कदम के ऊपर वहाँ पे आपका एक अपार्टमेंट निकल आता है और आप कहते हैं लोग ये बातें भी हमें जो है वो एट्रीब्यूट ना करें या बातें हमारे साथ ना करें। सो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इनका सारा एक इनका मंजरनामा है उसमें इसहाक डार साहब गिल्टी हैं और उनको सामने आना चाहिए। सो 100 डेज होने वाले हैं, क्या प्लान है आप लोगों का 100 डेज के बाद? अभी तो अगर आप देखें तो अगर छुट्टियां निकाल दें तो वैसे तो अभी मेरे ख्याल है 26-27 दिन ही हुए, लेकिन 100 यू काउंटिंग विद द हॉलीडेज 100 डेज के लिए? अगर हम क्योंकि हुकूमत का है ना तो उसमें, लेकिन 100 डेज प्लान आज अरबाब शहजाद साहब ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी और उसमें जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। Right. So we will be asking you after 100 days as well. Thank you so much, Shawaz Sharif, for being on the program. Do give me your feedback. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।